Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। यूनिट अपनी चल रही है ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और आज का लेक्चर एडी करंट्स यानी कि भंवर धाराएं, और ये कुछ की पॉइंट्स हैं भंवर धाराओं के बारे में जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले। जैसे पहला की पॉइंट है इंट्रोडक्शन, यानी भंवर धाराओं का एक बेसिक सा परिचय, भंवर धाराएँ क्या होती हैं। इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं भंवर धाराओं को। इसके बाद एनर्जी लॉस यानी कि एडी करंट्स की वजह से, भंवर धाराओं की वजह से क्या ऊर्जा की हानि होती है, और अगर होती है तो हम उस ऊर्जा हानि को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। और लास्ट में एप्लीकेशन या फिर यूजेस, यानी भंवर धाराओं का हम कहाँ कहाँ किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। भंवर धाराओं की जो खोज करी गई वो 1895 में करी गई फोकाल्ट के द्वारा, है ना। एक साइंटिस्ट है फोकाल्ट, इन्होंने खोज करी और अपने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी एक मेटल की प्लेट को या फिर कोई भी एक धातु के टुकड़े को और किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए जो चेंज होता रहता है, तो हम ये देखेंगे कि उस धातु के टुकड़े से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। यानी कि अगर किसी भी धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फोकाल्ट ने ऐसा बताया कि उस धातु के टुकड़े के पूरे आयतन में, है ना, उसके संपूर्ण आयतन में बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। जिस तरह से कि अब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते आ रहे थे ना कि एक लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस लूप में एक भंवर धारा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जिसको हम प्रेरित धारा ही बोला करते थे। ऐसा ही उन्होंने ये बताया कि अगर कोई धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस धातु के टुकड़े में बहुत सारी धाराएँ बन जाती हैं। वहाँ लूप में केवल एक धारा बनती थी और धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में इस तरह की बहुत सारी धाराएँ बन जाती हैं। इन धाराओं की जो शेप होती है, इन धाराओं की जो आकृति होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि पानी में भंवर की जो आकृति बनती है। जैसे सपोज करें एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और अगर हम उसको हाथ से ऐसे थोड़ी देर के लिए घुमा के छोड़ दें तो एक गड्ढा जैसा उस पानी में बन जाता है, जिसको हम भंवर बोलते हैं ना। पानी ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है और बीच में इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो वो गोल गोल घूमते हुए पानी की जैसी शेप होती है ना, सेम ऐसी इन धाराओं की भी शेप बनती है। यानी कि पूरे आयतन में जो भी हमने जिस भी आकृति का धातु का टुकड़ा लिया था उस धातु के पूरे आयतन में इस तरह से गोल गोल घूमती हुई बहुत सारी, बहुत बड़ी संख्या में धाराएं बन जाती हैं, क्योंकि उनकी आकृति सेम भंवर के समान होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं की खोज फोकाल्ट के द्वारा करी गई, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा करी गई 1895 में। इस चीज़ को हम थोड़ा सा लॉजिकली और समझ सकते हैं। जैसे सपोज करें मैं आपको ये एक मेटल का कोई भी एक टुकड़ा, एक प्लेट दिखा रहा हूँ, धातु की एक प्लेट आपको दिखा रहा हूँ, और क्योंकि ये धातु की प्लेट है इसका मतलब यहाँ पर इसमें मटेरियल है, ठीक है ना, ये पूरा इसमें पदार्थ भरा हुआ है यहाँ तक। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब तक ये पढ़ के आए हैं कि कोई भी एक लूप है ना, एक सिंगल सा छल्ला है और उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो पहले तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उस विद्युत वाहक बल की वजह से फिर उसमें एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसको हम प्रेरित धारा बोलते थे। यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो मैं आपको मेटल की एक प्लेट दिखा रहा हूँ, इसकी कुछ न कुछ मोटाई भी हो सकती है इस तरह से। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मेटल के टुकड़े में, इस धातु के टुकड़े में इस तरह के बहुत सारे लूप बन सकते हैं, जिन लूपों की अब तक हम चर्चा करते आ रहे थे। जैसे एक छोटा सा लूप है ना, फिर एक और उसके ऊपर, फिर एक और, इस तरह के मैं हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारे लूपों की कल्पना यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जो काम अभी तक एक लूप के साथ होता था, सपोज करो मैं इसको किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूँ, इस पूरे टुकड़े को, इस धातु के टुकड़े को, जो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है
है ना, चेंज होता रहता है। तो मैं देखूंगा कि इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी गुजरती रहेंगी और उसमें भी परिवर्तन होता रहेगा। और उनमें जब परिवर्तन हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इस धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो धातु का टुकड़ा है ना, इस तरह के बहुत सारे छल्लों से, लूपों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह के लाखों की संख्या में हम इस पर लूपों की कल्पना कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं देखूंगा कि ये वाला अंदर वाला जो लूप है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरे टुकड़े को ही एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है। तो जितने भी लूप मैं इस फिगर में आपको दिखा रहा हूं ना, उन सब लूपों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड यूं करके है इस तरह से, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहता है। तो जितने भी लूप होंगे, इन सब से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता रहेगा। और जितने भी लूप हैं, सबसे गुजरने वाले फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इन सभी लूपों में कोई न कोई ईएमएफ भी प्रेरित होता रहेगा। और उस ईएमएफ की वजह से इन सब लूपों में फिर धाराएं घूमने लग जाएंगी। अगर अंदर वाले लूप में मान के चलो करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जितने भी लूप होंगे सब में ऐसे करके धाराएं घूमने लग जाएंगी। सोचो अगर ये धाराएं हमें आंखों से दिखाई दे रही होती तो इनकी आकृति भी कुछ कुछ ऐसी बनती जैसे कि पानी में गोल गोल भंवर घूम रही होती इस तरह से। ऐसे ही ये हमें भंवर धाराएं भी, ये धाराएं भी घूमती हुई दिख रही होती, इसीलिए इनका नाम पड़ गया भंवर धाराएं। तो सिंपली अंतर केवल इतना सा रह गया कि अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम जिन प्रेरित धाराओं की बात करके आ रहे थे ना, वो प्रेरित धारा किसी न किसी एक लूप में या एक कॉइल में बना करती थी। यहाँ इस तरह के लाखों की संख्या में बहुत सारे लूप हो सकते हैं कोई भी धातु के टुकड़े में। इसके पीछे भी बहुत सारे लूप होंगे, सामने वाली सतह पर मैं जितने दिखा सकता था उतने दिखाए। तो सिंगल लूप जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, या एक कॉइल में हम कुछ लूपों के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में लूप हैं। और सारे ही लूपों से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से सब में कोई न कोई प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब उन प्रेरित धाराओं को हम प्रेरित धारा न बोलकर उनको भंवर धारा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी आकृति भंवर के समान है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे कि प्रेरित धारा और भंवर धारा वास्तव में एक ही है। अंतर इतना है कि जो अब तक एक सिंगल लूप में, एक कॉइल में, एक परिनालिका में अगर प्रेरित हो रही थी तो उसको तो हम प्रेरित धारा बोल रहे थे, लेकिन कोई धातु के टुकड़े के पूरे आयतन में जो प्रेरित धाराएं बन रही हैं, अब उन्हीं प्रेरित धाराओं का नाम पड़ गया भंवर धाराएं। और क्योंकि ये प्रेरित धाराएं ही हैं तो फिर ये लेंज लॉ को भी फॉलो करेंगी, है ना। लेंज का नियम बताता था कि इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या इनमें जो प्रेरित धाराएं बनेंगी, उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा कुछ ऐसी होगी कि ये उन्हीं कारण का विरोध करती हैं जिस कारण से ये खुद उत्पन्न हुई हैं। तो ये जितनी भी भंवर धाराएं बनी है ना इस धातु के टुकड़े में, ये सारी भंवर धाराएं उन कारणों का, उस कारण का विरोध करेंगी जिस कारण ने इनको बनाया हुआ है, क्योंकि ये भी प्रेरित धाराएं हैं जो कि भंवर धाराएं हम बोल रहे हैं इनको। तो ये तो बात होगी एक इंट्रोडक्शन की कि भंवर धाराएं क्या होती है। और क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस किया गया था फोकाल्ट के द्वारा, इसीलिए इन भंवर धाराओं को कई बार फोकाल्ट धाराएं भी बोल देते हैं। और इनकी प्रबलता भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने धातु के टुकड़े को रखा हुआ था वो मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो परिवर्तन उसमें कितनी दर से हो रहा है। जितना ज़्यादा दर से परिवर्तन होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर बनने वाली भंवर धाराएं भी उतनी ज़्यादा प्रबलता की बनेंगी। एक बात और याद रखने वाली है कि किसी भी धातु के टुकड़े में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में प्रेरित होती हैं। जैसे मैं इस फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूँ वो ऐसे करके अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ मैंने जो धातु का टुकड़ा रखा हुआ है ना, उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, यानी कि ऐसे करके घूम रही होंगी। या तो ऐसे घूम रही होंगी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे करके घूम रही होंगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होगा कि भंवर धाराएं उसी तल में बन जाए जिस तल में चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि सपोज करो मैं एक लूप अगर ऐसे मान लूँ ना यूँ करके, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे करके जा रहा है, लूप भी मैंने ऐसे करके सोच रखा है, तो इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। लूप अगर ऐसे करके है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है, तो इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो इसमें तो कोई विद्युत धारा प्रेरित ही नहीं होगी। धारा कब प्रेरित होगी? जब गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और अगर लूप इस तरह से रखे हुए हैं तो इनसे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, जिसकी वजह से इनमें जो भंवर धाराएं प्रेरित होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेरित होंगी, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद में अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि भंवर धाराओं का एक प्रायोगिक प्रदर्शन देखते हैं।
तो भंवर धाराओं के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए मैंने आपको इस फिगर में ये दो चुंबकीय ध्रुव दिखाए हुए हैं ना, ये मैग्नेटिक पोल हैं, ऐसे मान लें जैसे ये एन पोल और ये एस पोल है, और दोनों ही चुंबकीय ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे के इस तरह से आमने सामने रखे हुए हैं। ये एक मेटल की कोई प्लेट हमने ले रखी है, इस प्लेट को एक धागे से बांधा हुआ है और धागे का दूसरा सिरा ऊपर किसी दृढ़ आधार से बांध दिया है, मतलब इस धागे की सहायता से हमने प्लेट को लटकाया हुआ है। अब जरा एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में आप ऐसा मान के चलो कि अभी तक ये दोनों चुंबकीय ध्रुव यहाँ पर है ही नहीं, हमने पहले प्लेट को धागे से बांधकर लटका दिया है और प्लेट ऐसे करके थोड़ी एक तरफ विस्थापित करके छोड़ दी जाती है, तो ये ऐसे ऐसे करके दोलन कर रही थी, है ना, जैसे कि एक पेंडुलम दोलन करता है, ऐसे ये प्लेट दोलन कर रही है इस तरह से। अभी तक ध्यान रखना ये दोनों ही चुंबकीय ध्रुव जो है वो यहाँ पर है नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जिसमें प्लेट दोलन कर रही है, प्लेट हवा में इस तरह से दोलन करे जा रही है। और मान के चलो करीब करीब 20 दोलन जब ये कर जाती है, लगभग 20 दोलन करने के बाद में स्थिर होती है ना, सामान्य दोलन कर रही है, करीब करीब 20 दोलनों के बाद में ये स्थिर होती थी। अब हमने क्या किया कि इसी प्लेट के दोलन इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में करवाए। दोनों चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए इस तरह से, और जो प्लेट थी अब के बाद वो इन दोनों के बीच में दोलन करने के लिए छोड़ दी गई है। तो प्लेट जब ऐसे करके आती है तो इधर जाएगी, है ना, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में से निकल के ऐसे गई, फिर लौट के आती है, फिर ऐसे करके जाती है। तो इस बार हमने क्या देखा कि पहले जो प्लेट करीब करीब 20 दोलन कर जाती थी रुकने से पहले, अब की बार जब इसी प्लेट को इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में दोलन करवाया जा रहा है तो वो प्लेट करीब करीब 2 या 3 दोलन करने के बाद स्थिर हो जाती है। यानी कि ऐसा कोई तो है जो इसके प्लेट के दोलनों का विरोध कर रहा है। जो प्लेट पहले करीब 20 दोलन कर जाती थी बिना चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अब वो चुंबकीय क्षेत्र में करीब करीब 2 या 3 दोलन करने के बाद स्थिर हो जाती है। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें भंवर धाराओं का क्या रोल है। हमें दिख रहा है कि मान लो यहाँ एन ध्रुव है इतना बड़ा, है ना, यहाँ एस ध्रुव है इतना बड़ा, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इतनी जगह में, है ना, जितने बड़े ये दोनों एन और एस ध्रुव हैं उतनी जगह में एक इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इसी सिचुएशन को हम ऐसे देखते हैं कि एन ध्रुव यहाँ सामने एस ध्रुव रखा हुआ है और प्लेट ऐसे ऐसे दोलन कर रही थी। सपोज करो जब प्लेट ऐसे थी यहाँ पर, यानी कि अभी तक प्लेट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो इतनी जगह में बन रहा है बस, और प्लेट अभी यहाँ पर है ना। अब जैसे ही प्लेट उधर से इधर आती है, अब वो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने लग जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब तक प्लेट यहाँ थी तब तक इस प्लेट से होकर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही थी, और जैसे ही ये प्लेट धीरे धीरे इधर आएगी और जैसे उसने स्टार्ट किया चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करना, अब इसमें से कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने लग गई, है ना। पहले 1 गुजरी, फिर 2 गुजरी, फिर 3 गुजरी, यानी कि जैसे जैसे अंदर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता जा रहा है। और फोकाल्ट के अनुसार जब भी कोई धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके पूरे आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई। तो जब ये प्लेट ऐसे करके बाहर से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी ना, मैंने आपको चित्र में 2 स्थितियां दिखाई हैं। एक बार तो ये वाली स्थिति, मान लो प्लेट उधर से इधर आ रही है, तो एक बार तो ये चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर रही है, यानी कि दोनों ध्रुवों के सामने से गुजर के जा रही है। तो एक बार तो सामने आई और एक बार गुजर के आगे की तरफ चली गई, यानी कि एक बार तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और एक बार चुंबकीय क्षेत्र से निकल के बाहर जा रही है। तो देखो जब दोनों ध्रुवों के सामने से जब ये आएगी ऐसे करके, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी कि पहले 0 फ्लक्स था, फिर एक रेखा गुजरी, फिर 2 गुजरी, फिर 3 गुजरी, यानी कि अब इसमें से कोई न कोई चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लग गया है। तो परिवर्तन हुआ क्योंकि पहले 0 था, अब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया। ऐसे ही जब ये प्लेट इधर से निकल के जाएगी, यानी कि उन दोनों ध्रुवों के सामने से जब ये प्लेट ऐसे निकल के जाएगी ना, तो अभी इसमें से सपोज करो 100 रेखाएं गुजर रही थी, अब ये जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रही है तो 90, 80, 70 ऐसे करते करते वापस 0, फिर उधर से आएगी तो 0 से 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गई, फिर बाहर निकल के जाएगी तो फिर वापस कम होते होते 0 हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लेट इन ध्रुवों के सामने से गुजरती है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो रेखाओं की संख्या जो इससे गुजर रही है वो बढ़ती हैं, यानी फ्लक्स बढ़ता है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रही होती है निकल के, तो फ्लक्स धीरे धीरे कम होता जाता है। और फोकाल्ट ने बताया था कि जब भी किसी धातु से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें भंवर धाराएं प्रेरित होंगी।
मतलब ये वाली प्लेट में 2 बार भंवर धाराएं प्रेरित होंगी। कब कब? एक बार जब ये प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर रही होगी, यानी कि जब ये पहली बार इन ध्रुवों के सामने आई होगी, तब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था, यानी कि तब इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हुई होंगी। और एक बार जब ये इनके सामने से गुजर के जा रही होगी, यानी कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा रही होगी, तो फ्लक्स में कमी होने की वजह से इसमें फिर से भंवर धाराएं प्रेरित हुई होंगी। और क्योंकि भंवर धाराएं प्रेरित धाराएं ही होती है, तो वो लेंज के नियम का पालन करती हैं। मतलब इन दोनों ही प्लेटों में, ये प्लेट तो एक ही है, लेकिन उसकी दोनों ही स्थितियों में जो भंवर धाराएं बनी होंगी ना, ये हमेशा उसी कारण का विरोध कर रही हैं जिस कारण से ये उत्पन्न हुई हैं। अब देखना ये है कि प्लेटों में जो भंवर धाराएं उत्पन्न हुई हैं वो किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। तो हमें पता है कि पहले प्लेट जब तक चुंबकीय क्षेत्र से बाहर थी तब तक कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा था। प्लेट के अंदर आने की वजह से, यानी कि प्लेट चल के जब आ रही थी, प्लेट दोलन कर रही थी, तो प्लेट के दोलनों की वजह से क्या इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। कहने का मतलब कि जब प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इसमें उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसके प्रवेश करने का विरोध करेंगी, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल के जा रही होगी तो भंवर धाराएं इसमें जो बनेंगी वो इसके बाहर जाने का विरोध करेंगी। अब ये देखना है कि प्रवेश करने का विरोध करना है तो भंवर धाराओं की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, है ना। बाहर जाने का विरोध करना है तो भंवर धाराओं की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि इधर एस ध्रुव है और दूसरी तरफ पीछे की तरफ जो है वो एन ध्रुव है, और प्लेट ऐसे करके इसमें एंटर कर रही है। अगर हम ये कहते हैं कि भंवर धाराएं इसके आने का विरोध करेंगी, तो उसके लिए प्लेट का इधर वाला जो सिरा है, इधर वाली जो सतह है ना प्लेट की, वो भी एस ध्रुव बननी चाहिए, क्योंकि इधर वाला एस ध्रुव प्लेट में बनेगा और इधर पहले से ही एस ध्रुव मौजूद है, ये वाला है ना, इधर एस और ये एस, यानी अब एस एस को फेस कर रहा है। जब एस एस एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और जब प्लेट में यहाँ एस बना है तो पीछे की तरफ उसमें एन ध्रुव बना होगा, और उधर वाला एन इस वाले एन के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें भंवर धाराओं की डायरेक्शन ऐसे करके हो जाए क्लॉकवाइज, है ना, सामने से अगर हम देख रहे हैं भंवर धाराओं को और अगर उनकी दिशा क्लॉकवाइज है, तो इधर वाली सतह एस ध्रुव का काम करेगी प्लेट में, पीछे वाली सतह एन ध्रुव का काम करेगी। इधर वाली एस ध्रुव को ये वाला एस ध्रुव रिपेल करेगा, उधर वाले एन ध्रुव को इधर वाला ये वाला एन ध्रुव प्रतिकर्षित करेगा, और उस प्रतिकर्षण के कारण इस प्लेट के अंदर आने का एक विरोध होता है। ऐसे ही जब ये प्लेट इससे बाहर जा रही होती है तो बाहर जाने का विरोध होना है, और बाहर जाने का विरोध तब होगा जब ये दोनों ध्रुव इस प्लेट को अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें। और आकर्षित कब कर पाएंगे? जब इधर वाला जो सिरा है, इधर वाली जो सतह है प्लेट की, वहाँ एन ध्रुव बने, क्योंकि ये एन अगर बन जाता है तो इधर वाला जो एस ध्रुव रखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ, वो एस इस एन को आकर्षित करेगा, और इधर जो एन रखा हुआ है वो यहाँ बनने वाले एस ध्रुव को आकर्षित करेगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि प्लेट के जाने का विरोध हो तो उसके लिए यहाँ पर बनना चाहिए एन ध्रुव, और यहाँ एन ध्रुव तब बनेगा जब इसमें करंट की डायरेक्शन, इसमें भंवर धाराओं की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह से। तो हमें फाइनली ये पता चल गया कि जब भी हम किसी प्लेट को सामान्य रूप से लटका के और बिना चुंबकीय क्षेत्र के दोलन करवाते हैं, है ना, यानी कि चुंबकीय ध्रुवों की अनुपस्थिति में जब हम प्लेट को दोलन करवा रहे थे तो वो करीब 20 दोलन करने के बाद रुक रही थी, क्योंकि दोलन सामान्य हो रहे थे। लेकिन जब उसी प्लेट को हमने 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में दोलन करवाना शुरू किया तो अब वो प्लेट पहले की तुलना में बहुत कम दोलन कर पा रही है, बहुत जल्दी से स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो कारण को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में आ रही होती है, यानी कि ध्रुवों के बीच से गुजरते समय जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रही होती है तो फ्लक्स बढ़ता है जो प्लेट से गुजर रहा था, और फ्लक्स में बढ़ने की वजह से इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये भंवर धाराएं उसी कारण का विरोध करती हैं जिस कारण से ये उत्पन्न हुई थी। किस कारण से उत्पन्न हुई थी? प्लेट के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने से। इसका मतलब भंवर धाराओं की दिशा ऐसी होगी कि वो प्लेट के अंदर आने का, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने का विरोध करें, और प्रवेश करने का विरोध तब होगा जब एस को प्रतिकर्षित करे, एन को प्रतिकर्षित करे। इसका मतलब प्लेट का इधर वाला जो सिरा है ना, वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए इसमें भंवर धाराएं क्लॉकवाइज बनेंगी। उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, मतलब उधर वाला एन बन जाएगा, इधर वाला एस बनेगा, ये वाले एस को ये एस प्रतिकर्षित करेगा, इधर वाले एन को पीछे वाला एन ध्रुव प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही जब ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही होगी तो इसके बाहर जाने का विरोध होना है, क्योंकि भंवर धारा जब बाहर जा रही होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी,
है ना, क्योंकि अभी तक तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थी ये, अब धीरे धीरे करके बाहर निकलती जा रही है। तो फ्लक्स में कमी आने की वजह से फिर से भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और ये भंवर धाराएं फिर से उसी कारण का विरोध करेंगी जिससे ये उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो इसका मतलब अब की बार इस प्लेट के बाहर जाने का विरोध होगा, और बाहर जाने का विरोध होना इसका मतलब इन दोनों ध्रुवों को प्लेट आकर्षित करनी है, बाहर जाने से रोकनी है। और आकर्षित करने के लिए ये वाली जो सतह है प्लेट की सामने वाली, ये बननी चाहिए एन ध्रुव ताकि एस एन को अट्रैक्ट कर सके, और पीछे वाली बननी चाहिए एस ध्रुव ताकि वो एन उस एस को अट्रैक्ट कर सके। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली सतह एन ध्रुव बने तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वाली सतह पर इधर से देखने पे धाराएं, भंवर धाराएं एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ये एक प्रायोगिक प्रदर्शन हो गया, यानी कि जब भी हम किसी प्लेट को दोलन करवाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो बहुत जल्दी से रुक जाती है। किस वजह से रुक जाती है? भंवर धाराओं की बनने की वजह से। मतलब प्रैक्टिकली हम ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि यहाँ पे भंवर धाराएं बन रही हैं, उसकी वजह से ये प्लेट इतनी जल्दी दोलन करना बंद कर रही है। अब इसी के साथ में हमने एक थोड़ा सा परिवर्तन और किया। जैसे ये वाली प्लेट है, मान लो मैं इस प्लेट को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये प्लेट कुछ इस तरह की थी, इतनी बड़ी थी, है ना। यहाँ भी मटेरियल भरा हुआ है, धातु की एक ठोस प्लेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लेट में मैंने थोड़े खांचे बना दिए, कुछ काट के इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया। मान लो प्लेट को अब हम इस शेप में ले आए, अब प्लेट की आकृति कुछ इस तरह की बना दी है ना। यानी कि इतना हिस्सा काट के इसमें से अलग निकाल दिया, इस तरह के कुछ खांचे बना दिए प्लेट में। तो जो प्लेट पहले ऐसी थी अब वो इस आकृति की बन चुकी है। अब हमने ये देखा है कि प्लेट जब इस आकृति की हमने काट के बना दी है, इस प्लेट को उसी धागे से बांधकर उन्हीं दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में फिर से दोलन करवाया। जब प्लेट ऐसी थी तो दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में मुश्किल से 2 या 3 ही दोलन कर पा रही थी, रुक जा रही थी, है ना। अब की बार हम ये देख रहे हैं कि उसी प्लेट को इस रूप में लाने के बाद जब बांधकर दोलन करवाया है दोनों ध्रुवों के बीच में, तो इसके दोलन फिर से लगभग सामान्य हो गए, यानी फिर से ये 18-20 दोलन कर जाती है पहले की तरह। तो अब ऐसी क्या वजह है कि पहले जब प्लेट ऐसी थी तो मुश्किल से 2-3 दोलन ही कर पाई थी, खांचे काट देने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि इसके दोलन फिर से सामान्य हो गए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि पहले इसमें जो भंवर धाराएं बन रही थी ना प्लेट में, वो ऐसे बन रही थी कुछ, है ना। एक भंवर धारा, फिर ऐसे करके दूसरी भंवर धारा, ये लाखों की संख्या में इसमें बहुत सारी बन रही थी इस तरह से। लेकिन अब जो भंवर धाराएं बनेंगी, एक तो उन भंवर धाराओं को अब पहले की तुलना में स्पेस कम मिल रहा है ना, क्योंकि कुछ जगह हमने काट के इसमें से निकाल दी है, तो अब एरिया कम हो गया है। पहले जितने एरिया में भंवर धाराएं बन रही थी अब उनको उतनी जगह नहीं मिल रही है। एक तो इसका मतलब एक तो भंवर धाराओं की काउंटिंग संख्या उनकी कम हो चुकी है। दूसरी बात, जो भंवर धारा यहाँ से चली, मान लो ये वाली भंवर धारा, अब उसको अपना एक बंद पथ कंप्लीट करने के लिए इस तरह से घूमना पड़ रहा है। यहाँ आके भंवर धारा के एक बंद पथ कंप्लीट हो गया। पहली वाली धारा जो ऐसे घूम रही थी पहले, अब उसको ऐसे घूमना पड़ा यूँ करके, है ना। ऐसे दूसरी धारा को भी मैं यूँ दिखा सकता हूँ कि ये भी ऐसे करके यूँ घूम के आ रही है इस तरह से, और अब इसका भी यहाँ आकर बंद पथ एक कंप्लीट हुआ है। यानी कि पहले भंवर धाराएं ऐसे घूम रही थी, उनको पहले काफ़ी छोटा पथ चलना पड़ रहा था इस तरह से, लेकिन अब उसी भंवर धारा को जो कि पहले ऐसे घूमा करती थी ना, अब उसी भंवर धारा को यूँ करके बार बार घूमना पड़ रहा है। तो एक तो भंवर धाराओं की संख्या यहाँ पे घट गई है कि पहले ज़्यादा जगह थी भंवर धाराओं को प्रेरित होने के लिए, अब उसकी तुलना में कम स्पेस रह गया है। और दूसरी बात, जितनी भी भंवर धाराएं अब बन रही हैं ना, उन भंवर धाराओं को पहले की तुलना में अब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है अपने बंद पथ को कंप्लीट करने के लिए। अब ये जितना लंबा रास्ता तय करेंगी, इनके मार्ग में प्रतिरोध उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L मतलब जिस पथ पर जिस तार में धारा चलती है उस तार की उस पथ की लंबाई होती है। तो पहले धारा ऐसे चल रही थी तो लंबाई मात्र इतनी थी, अब धारा वो ऐसे आ रही है यूँ यूँ करके घूम घूम के। इसका मतलब पहले की तुलना में अब पथ की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी अब उन्हीं भंवर धाराओं के मार्ग में प्रतिरोध पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है, और प्रतिरोध कई गुना बढ़ जाने की वजह से उन भंवर धाराओं की जो प्रबलता है वो पहले की तुलना में कई गुना घट जाती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जब तक हमने प्लेट में खांचे नहीं बनाए थे तब तक इसमें जो भंवर धाराएं बन रही थी वो काफ़ी प्रबल हुआ करती थी,
और धाराएं प्रबल होने की वजह से वो ज़्यादा विरोध भी करती थी प्लेट के दोलनों का, इसीलिए पहले प्लेट बहुत जल्दी रुक जाती थी 2-3 दोलनों में। लेकिन अब की बार क्या है कि एक तो भंवर धाराओं की संख्या कम हो गई है, तो यानी कि विरोध करने वाली प्रवृत्ति कम हो गई है। दूसरी, जो भी भंवर धाराएं अब बन रही हैं ना, उनकी प्रबलता भी काफ़ी वीक हो गई है, यानी कि पहले की तुलना में एक तो कम भंवर धाराएं बन रही हैं और जो भी बन रही हैं वो काफ़ी वीक बन रही हैं। इसका मतलब ये वाली भंवर धाराएं अब उतना विरोध कर ही नहीं पा रही हैं जितना कि ये कर रही थी। इसीलिए प्लेट अब उतनी जल्दी नहीं रुक रही है जितनी जल्दी पहले रुक जाती थी 2-3 दोलनों में। इसका मतलब अब इसके दोलन लगभग पहले की तरह से फिर से सामान्य होने लग गए। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, एनर्जी लॉस यानी कि ऊर्जा की हानि, कि क्या भंवर धाराओं की वजह से भी ऊर्जा की हानि होती है। तो ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब भी किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित करी जाती है किसी भी रूप में, तो उस चालक का जो भी थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। और अगर हम उस धारा को उस अवरोध के विरुद्ध आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था प्रतिरोध, उस अवरोध को पार करके जब धारा आगे जाती है तो कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसको आगे बढ़ने के लिए। यानी कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा की हानि होती है। किस रूप में होती है? तो हीट के रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। और ये चीज़ हम पहले से पढ़ भी चुके हैं कि अगर किसी भी प्रतिरोध R में कोई धारा T समय तक प्रवाहित हो रही है, I धारा, तो उसकी वजह से कितनी ऊर्जा की हानि होगी? I² × RT। तो इतना कन्फर्म है कि जब भी किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित होगी तो ऊर्जा की हानि होगी ऊष्मा के रूप में। और अगर भंवर धाराओं की बात करी जाए तो ये तो बहुत बड़ी होती हैं संख्या में। तो जब ये धाराएं किसी चालक में चलती हैं तो इनकी भी ऊर्जा की हानि होती है बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में। यानी कि भंवर धाराओं के कारण भी किसी चालक में अच्छी खासी ऊर्जा की हानि होती है हीट के रूप में। और ये जो हीट उत्पन्न होती है, ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये अननेसेसरी है, अवांछित है। मतलब हम इसका कोई खास कहीं पर यूज भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी ट्रांसफार्मर में या डायनेमो में जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है हम उसका कहीं पर यूज कर पाएँ। हाँ, 1-2 जगह ऐसी भी होंगी जहाँ हम इस ऊष्मा का यूज कर लेते हैं, उसको हम एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर तो ये ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में जो उत्पन्न हुई है वो व्यर्थ जा रही होती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि ये ऊर्जा की हानि कम से कम हो। तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे मान लो ट्रांसफार्मर की बात करें, है ना। अगले चैप्टर में हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस भी करेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर एक क्रोड रखी जाती है लौह चुंबकीय पदार्थ की, और ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC प्रवाहित होती है। और AC की अगर बात करी जाए तो ये AC की जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लगातार कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में जो धारा प्रवाहित होती है वो एक ऐसी धारा होती है जिसका मान कम ज़्यादा होता रहता है। और जब धारा का मान कम ज़्यादा होता रहता है तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने की वजह से जो क्रोड अंदर रखी होती है ट्रांसफार्मर के, उस क्रोड से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और बहुत तेज़ी से लगातार होता रहता है। और बाकी का आप जानते हो कि जब भी किसी धातु से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें भंवर धाराएं बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं और उन भंवर धाराओं की वजह से ऊर्जा की हानि होने लग जाती है ऊष्मा के रूप में। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर लगातार धीरे धीरे गर्म होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोड रखी है ना, उस क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने की वजह से उसमें भंवर धाराएं बनी और उन भंवर धाराओं की वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि वो जो ऊष्मा के रूप में एनर्जी वेस्ट जा रही है, जो फालतू व्यर्थ हो रही है, उसको कम से कम कर दिया जाए कैसे भी। यानी हमारी कोशिश ये है कि उस ऊष्मा को कम से कम किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस क्रोड के अंदर जो भंवर धाराएं बन रही थी उन भंवर धाराओं की तीव्रता कम करनी पड़ेगी कैसे भी, क्योंकि भंवर धाराएं जितनी ज़्यादा प्रबल बनेगी उनकी वजह से ऊर्जा की हानि उतनी ज़्यादा होगी, है ना। धाराएं जितनी ज़्यादा प्रबल, ऊर्जा की हानि, हीट उतनी ज़्यादा बनेगी। और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो मैं कैसे भी करके उस क्रोड में बनने वाली भंवर धाराओं की प्रबलता को कम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलो हमें ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरह की किसी क्रोड की आवश्यकता थी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। लो मुझे लौह चुंबकीय पदार्थ की इस तरह की एक धातु की मोटी क्रोड रखनी पड़ी है ट्रांसफार्मर के अंदर, और इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। उनकी वजह से ऊष्मा की हानि हो रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रही है।
तो इस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह का एक बल्क मटेरियल नहीं लेते हैं। मतलब अगर मुझे इतनी मोटी क्रोड की ज़रूरत पड़ रही है ट्रांसफार्मर में या किसी भी उपकरण में, तो हम इस तरह का एक संयुक्त पदार्थ न लेकर इसको पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाते हैं। जैसे मैंने जो भी ये पदार्थ लेना था, जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ हमें मान के चलिए नर्म लोहे की हमें क्रोड बनानी थी, तो मैंने नर्म लोहे की एक पतली सी पत्ती ली, उस पत्ती के ऊपर कुचालक पदार्थ की एक कोटिंग कर दी है ना, कुचालक पदार्थ की एक परत लगा दी, फिर उसके ऊपर दूसरी पत्ती, फिर कुचालक पदार्थ का एक मतलब कोटिंग कर दी, फिर तीसरी पत्ती, ठीक है ना, फिर वहाँ पर एक इंसुलेटर मटेरियल बिछा दिया हमने, फिर एक और पत्ती, फिर कुचालक पदार्थ, फिर एक पत्ती, फिर एक कुचालक पदार्थ। ऐसे रखते रखते हमें जितनी भी मोटी क्रोड की आवश्यकता होती थी उतनी मोटी क्रोड हमने बना रखी है। तो अब जो क्रोड पहले इस तरह से दिखाई दे रही थी, जब मैं इसको पत्तियों के रूप में रख रख के एक के ऊपर एक रख रख के जब बनाऊंगा तो ये क्रोड कुछ इस तरह की दिखाई दे रही होगी। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, ये बहुत सारी पत्तियां हैं। इस तरह की जो क्रोड बन जाती है, इस क्रोड को बोला जाता है पटलित क्रोड, है ना, लैमिनेटेड कोर है ये पटलित। और प्रत्येक पत्ती के बीच में यहाँ पर एक कुचालक पदार्थ रखा हुआ है पहले से, है ना, कोई भी कुचालक पदार्थ की एक परत हमने दो पत्तियों के बीच में यहाँ पर लगा रखी है। ये सब के साथ में हो रहा होगा। और इस क्रोड को उस उपकरण के अंदर इस तरह से रखा जाता है कि इस क्रोड का जो तल है, यानी कि ऐसे करके प्रत्येक पत्तियों का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। यानी कि क्रोड अगर मैंने ऐसे करके रखी है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए, यूं करके। तो मैं चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखा सकता हूँ। ऐसा ही क्यों रखा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ डिस्कस करी है कि जितनी भी भंवर धाराएं होती हैं वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में प्रेरित होती हैं। तो अगर मैंने ऐसे करके रखा है ना क्रोड को, तो सारी भंवर धाराओं को ऐसे बनना पड़ेगा, यूं इस तरह से भंवर धाराएं बनेंगी इसमें। अब होगा क्या, ये पत्तियों के रूप में क्रोड बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसको एक बार समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यूं करके है, सारी पत्तियों का तल ऐसे करके है, तो एक पत्ती फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरह से। अब जब भंवर धाराएं इसमें बनेंगी तो एक तो कोई भी दो पत्तियों के बीच में कुचालक पदार्थ की पॉलिश है ना, कुचालक पदार्थ बीच में आ रहा है, तो एक पत्ती से बनने वाली भंवर धारा दूसरी पत्ती में नहीं पहुंच पाएंगी। इसका मतलब एक ही पत्ती को अगर मैं चौड़ा करके दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा करके, कि ये मान लो एक पत्ती है ना, इस तरह की जो भंवर धाराएं इसमें बनेंगी वो केवल इसी में सीमित होकर रह जाएंगी। इस तरह से एक पत्ती से दूसरी पत्ती में भंवर धाराएं बन ही नहीं पाई हैं, यानी कि इस तरह से भंवर धाराएं नहीं बन पा रही हैं इसमें ऐसे करके। तो या तो ऐसा होगा कि भंवर धाराएं एक पत्ती से दूसरी पत्ती में पहुंच ही नहीं पा रही हैं, इसका मतलब भंवर धाराओं को ज़्यादा स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है बनने के लिए, तो उनकी प्रबलता कम हो जाएगी। या फिर मान के चलो अगर एक पत्ती से दूसरी पत्ती की तरफ जाती भी है, जो भी बीच में कुचालक पदार्थ की एक पतली सी परत जो थी वो विरोध तो करेगी, लेकिन मान लो उतना विरोध नहीं कर पा रही है कि धारा को रोक पाए, तो भी पत्ती एक पत्ती से दूसरी पत्ती में जब भंवर धारा जाएगी तो बीच में जो थोड़ा बहुत अवरोध के रूप में कुचालक पदार्थ मिलेगा, उसकी वजह से क्या भंवर धाराओं की प्रबलता थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती में जाएगी कोई भी भंवर धारा, तो बीच में फिर से कुचालक पदार्थ मिलेगा पतली सी परत के रूप में, वो उस धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, तो धारा की प्रबलता और कम हो जाएगी। फिर ये तीसरी से चौथी में जाएगी, यानी कि अगर भंवर धाराएं ऐसे बन रही हैं तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पत्ती में जाने पर लगातार इनको अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, और उन अवरोधों की वजह से लगातार इसकी प्रबलता जो है भंवर धाराओं की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और भंवर धारा जितनी कम प्रबल होगी, ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से जब हम क्रोड बनाते हैं तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और इस तरह से जो क्रोड बन जाती है इसको बोला जाता है लैमिनेटेड कोर। तो आपको एक तो इसका वो फंक्शन समझ में आना चाहिए कि हमने जो क्रोड रखी थी ना, पटलित क्रोड, उसको चुंबकीय क्षेत्र में इसी तरह से क्यों रखा था कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे। सपोज करो मैं इसको ऐसे न रख के यूँ रख देता इस तरह से, तो अब भंवर धाराएं ऐसे बनती, चुंबकीय क्षेत्र यूँ है और हमेशा भंवर धाराएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में प्रेरित होती हैं, तो अब भंवर धाराएं ऐसे बन जाती। भंवर धाराएं अब की बार इस तल में बनती फिर ऐसे करके,
और इस तल में बनती तो फिर हमने जो पत्तियों के बीच में जो कुचालक पदार्थ डाला था उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया। यानी कि अब भंवर धाराओं के मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरोध ही नहीं होता, इसीलिए भंवर धाराएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल बनती। और भंवर धाराएं प्रबल होती तो ऊष्मा की काफ़ी ज़्यादा हानि अभी भी होती रहती, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की। तो इसीलिए हमेशा क्रोड को जब रखा जाता है किसी भी उपकरण के अंदर, स्पेशली एसी वाले जो उपकरण होते हैं ना प्रत्यावर्ती धारा वाले, उनके अंदर जो क्रोड यूज करी जाती है वो एक संयुक्त पदार्थ के रूप में न लेकर हम उसको लैमिनेटेड बनाते हैं, यानी परतों के रूप में बनाते हैं। एक परत, बीच में कुचालक पदार्थ, फिर दूसरी परत, फिर कुचालक पदार्थ, फिर तीसरी परत। इस तरह की परत को, इस तरह की क्रोड को हम बोला करते हैं लैमिनेटेड क्रोड। और इसको जब रखा जाता है उपकरण के अंदर तो जानबूझकर पहले से इस तरह से सेट किया जाता है कि जितनी भी परतें थीं, जितनी भी पत्तियां थीं, उन सब का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, ताकि भंवर धाराओं को इनके लंबवत तल में प्रेरित होना पड़े। तो या तो एक ही पत्ती में सीमित होकर रह गई हैं तो बहुत कम स्पेस मिल पा रहा है इनको बनने के लिए, या फिर एक पत्ती से दूसरी पत्ती तक जा रही हैं तो बीच में जो कुचालक पदार्थ है वो इनका अवरोध कर रहा है, यानी कि उसकी वजह से इनकी प्रबलता काफ़ी कम हो जाती है। अब लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन भंवर धाराओं का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 4 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर यानी कि रुद्धतोल धारामापी, इलेक्ट्रिक ब्रेक यानी कि विद्युत ब्रेक, तीसरा अनुप्रयोग इंडक्शन फर्नेस यानी कि प्रेरण भट्टी, और चौथा अनुप्रयोग है डायथर्मी यानी कि ऊष्मा पार उपचार। ऐसा नहीं कि ये 4 ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम भंवर धाराओं का यूज करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ और बता दूं, इंडक्शन मोटर जैसे पंखे जो होते हैं, फैन, उनमें जो मोटर यूज करी जाती है वो होती है इंडक्शन मोटर, है ना। उसका भी जो सिद्धांत है वो भंवर धाराओं पर ही आधारित है। इसके अलावा इंडक्शन हीटर, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जब भी किसी चालक में भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं तो उनकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। तो ये इंडक्शन हीटर एक ऐसा उपकरण है जो उसी हीट का यूज करता है पदार्थों को गर्म करने के लिए। इसके अलावा स्पीडोमीटर मतलब वाहनों में जो गाड़ियों की स्पीड बताने के लिए, तात्कालिक स्पीड बताने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है, उसमें भी हम भंवर धाराओं का ही यूज करते हैं। और इसके अलावा जो अपने घरों में बिजली के जो मीटर लगे होते हैं, है ना, जो यूनिट बनाते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक मीटर जो होते हैं, उनमें भी भंवर धाराओं का ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर। लेकिन हम यहाँ केवल इन 4 एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर यानी कि रुद्धतोल धारामापी। धारामापी तो खैर हम काफ़ी पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या बातें करी थी कि इसके अंदर एक कॉइल होती है, और वो कॉइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए क्या हम पहले एक मेटल का फ्रेम लिया करते थे, एक धातु का फ्रेम लेते हैं कुछ इस तरह से, और उस धातु के फ्रेम पर कॉपर के वायर को लपेट के कुंडली बनाई जाती है। अब बात यह है कि ये धातु का फ्रेम ही हम क्यों लेते थे? पहली बात तो ये सपोर्ट करता था तार को, क्योंकि तार पतला सा तार है, वो ऐसे तो कुंडली के रूप में अपने आप नहीं रुका रहेगा, तो एक सपोर्ट के लिए चाहिए। सपोर्ट के लिए अगर चाहिए था फ्रेम तो फिर हमने धातु का ही क्यों लिया, कोई और पदार्थ का ले लेते, है ना, कोई भी हल्का पदार्थ ले सकते थे, हमने ये धातु का ही फ्रेम क्यों लिया, उसका यूज अब यहाँ देखने वाले हैं। सपोज करो कि अगर मैंने कोई भी XYZ फ्रेम ले रखा होता, धातु का न लेकर कोई और पदार्थ का, कोई भी कुचालक पदार्थ का, लकड़ी का, इस तरह का कोई भी फ्रेम लेके उस पर अगर मैंने कुंडली लपेटी होती, तो हमें पता है कि जब उस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना तो उस पर कोई न कोई टॉर्क आरोपित होता है। टो मैक्सिमम इज इक्वल्स टू NIAB। ये सारी बातें हमने गैल्वेनोमीटर में कर रखी है ना। इतना अधिकतम बल आघूर्ण उस कुंडली पर आरोपित होता था। ये बल आघूर्ण कुंडली को फिर एक डायरेक्शन में घुमाया करता था, और जैसे ही कुंडली घूमने लग जाती थी फिर उस पर विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण आरोपित हुआ करता था C5, और वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसको वापस लौटा के लाया करता था। यानी कि ये वाला जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है वो इस वाले टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस वाले टॉर्क की वजह से कुंडली ऐसे घूम गई, है ना, और इस वाले टॉर्क की वजह से वापस लौट के आ रही है। तो इसकी वजह से इन दोनों बल आघूर्णों की वजह से कुंडली काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे घूर्णन करती रही, जैसे पेंडुलम दोलन करता है ना, कि हमने पेंडुलम को यहाँ से साम्यावस्था से यहाँ तक खींच के छोड़ा तो यही नहीं रुक गया, जड़त्व की वजह से क्या आगे निकल गया।
प्रत्यानयन बल आघूर्ण फिर खींच के लाता है, लेकिन ये फिर से इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाता है। सेम यही यहाँ पर इस कॉइल में भी होता है ना, कि ये वाले बल आघूर्ण की वजह से ये आगे चली गई, फिर ये टोआर इसको वापस लौटा के ला रहा है, लेकिन जड़त्व की वजह से फिर ये दूसरी तरफ चली गई। मतलब काफ़ी देर तक कुंडली ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और हमने कुंडली के साथ में ही पॉइंटर लगा होता है, ऐसे करके लगाया होता है ना। तो जब ये कुंडली काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे घूमती रहेगी तो उसके साथ में जो संकेतक था वो भी स्केल पर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यानी किसी एक निश्चित रीडिंग पर रुकता ही नहीं है, काफ़ी देर तक ऐसे चलने के बाद में फाइनली काफ़ी देर बाद एक जगह स्थिर होंगे, और हम इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब ये रुके और कब हम जाके रीडिंग नोट करें। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ये अगर जल्दी से रुक जाएगा पॉइंटर तो हम जल्दी से कोई भी एक रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ ज़रूरत है कि कैसे भी करके कुंडली जो काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे दोलन करती रहती है ना, उसको कैसे भी करके जल्दी रोका जाए। इसलिए जो कुंडली ली गई थी, जो तार लपेटा गया था, उसके लिए हमने जो फ्रेम यूज किया था वो एक धातु का फ्रेम लिया। अब धातु का फ्रेम लेने से क्या होगा कि जब ये कुंडली ऐसे ऐसे घूम रही होगी ना, तो उस मेटल के फ्रेम से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे यूँ समझें, ये आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये फ्रेम है या फ्रेम की कोई एक सरफेस है ना, ऐसे करके इसमें से अधिकतम रेखाएं गुजर रही हैं। जब ये फ्रेम घूमेगा तो रेखाएं जो इससे होकर जा रही थी उनकी संख्याओं में कमी होगी, कभी बढ़ेगी संख्या, कभी कम होगी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और फ्रेम अगर धातु का है तो फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से उस धातु के फ्रेम में बहुत सारी भंवर धाराएँ उत्पन्न हो गई, और भंवर धाराएँ लेंज के नियम के अनुसार हमेशा उस कारण का विरोध करेंगी जिस कारण से ये उत्पन्न हो रही थी। और ये किस कारण से उत्पन्न हो रही थी? फ्रेम के इस तरह के ऑसिलेशंस की वजह से। तो कहने का मतलब फ्रेम में जो भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं वो इस फ्रेम के दोलनों का विरोध करती हैं, और उस विरोध की वजह से जो फ्रेम काफ़ी देर तक दोलन करता रहता था अब वो जल्दी से स्थिर हो गया, और जल्दी से स्थिर हो जाएगा तो इसके साथ में जुड़ा हुआ जो पॉइंटर था वो पॉइंटर भी एक किसी निश्चित वैल्यू पे आके जल्दी से स्थिर हो जाएगा, और हम रीडिंग नोट कर लेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से ये जो गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है इसी को हम बोला करते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यानी कि रुद्ध दोल धारा मापी। और इस तरह से ये जो दोलन हो रहे थे फ्रेम में भंवर धाराओं की वजह से, दोलनों का जो विरोध हो रहा था ना, उसके बावजूद ये दोलन बहुत जल्दी से जो स्थिर हो गए थे। इस तरह के दोलनों पर जो हमने विरोधी बल आरोपित किया है ना, इसको हम बोलते हैं अवमंदन, दोलनों का अवमंदन। अब आ जाते हैं दूसरे अनुप्रयोग पर, इलेक्ट्रिक ब्रेक, विद्युत ब्रेक। विद्युत ब्रेक का नॉर्मली यूज किया जाता है उन रेलगाड़ियों में जो काफ़ी हाई स्पीड से चल रही होती हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्रेक की बात करें तो इनमें तो क्या है, ब्रेक शू होते हैं। जैसे अपन साइकिल का एग्जांपल लेके चलें, साइकिल का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें ब्रेक लेदर होते हैं, जाके रिम को टच करते हैं, है ना। घर्षण की वजह से पहिए पर एक विरोधी बल, एक अवमंदन बल आरोपित होता है, जिसकी वजह से पहिया थोड़ी देर घूमने के बाद में रुक जाता है। लेकिन जो हाई स्पीड ट्रेन जो होती हैं उनमें इस सिस्टम का हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर अगर ब्रेक लेदर लगाए जाएंगे, ये वाला सिस्टम काम करेगा वहाँ पर, तो घर्षण की वजह से ब्रेक लेदर एक बार में घिस के ख़राब हो गए, तो बार बार हर चक्कर में तो ट्रेन में ये लेदर चेंज नहीं किए जा सकते। तो उनमें हमें कोई एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम बनाना है जहाँ पर इस तरह की घर्षण या टूट फूट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहिए होते हैं ना ट्रेन के, जैसे मान लो मैं आपको ये एक पहिया दिखा रहा हूँ जो ऐसे करके रखा हुआ, इस पहिए के साथ में यहाँ पर मेटल का, धातु का एक बेलन कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब ये पहिया ऐसे घूम रहा होगा ट्रेन का, तो ये धातु का बेलन भी अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। और ये जो बेलन होता है ना धातु का, ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रहता है। इस तरह से ये दो मैग्नेटिक पोल है, मान लो ये चुंबकीय ध्रुव है N और ये चुंबकीय ध्रुव है S, और ये दोनों चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं ना, ये किसी विद्युत चुंबक के ध्रुव हैं। एक नाल चुंबक है, जैसे घोड़े की जो नाल होती है ना, उस आकृति में जो चुंबक होती है उसको हम नाल चुंबक बोलते हैं। और ये विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक से मतलब ये है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करवा देंगे तब इन दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि तब ये चुंबक की तरह एक्चुअल में काम करेगी। और जब तक हम इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे तब तक यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तब तक ये चुंबक की तरह बिहेव ही नहीं कर रही है। तो ये वाला सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम बनाया जाता है हाई स्पीड ट्रेन में। अब ये काम कैसे करता है? तो उसके लिए आप ऐसे समझो कि मान लो जब हमें पहिए पर ब्रेक लगानी है ना, जब गाड़ी पर ब्रेक लगानी है तब हम इस विद्युत चुंबक में करंट फ्लो करवाते हैं, यानी इसके साथ में हमने जो भी स्विच लगाया होगा उस स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इस विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी,
और जैसे ही विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैं उसको रेखाओं के द्वारा ऐसे दिखा सकता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो N ध्रुव से निकलकर S ध्रुव की तरफ जा रही हैं, क्या ये इस बेलन से होकर गुजर रही होंगी? भाई बेलन इस तरह से यूँ घूम रहा है पहिए के साथ साथ, ये पहिया जब घूम रहा है तो इसके साथ में जुड़ा हुआ बेलन भी इस तरह से चक्कर लगा रहा है, और ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस बेलन में से होते हुए यूँ करके जा रही हैं नीचे S ध्रुव की तरफ। तो देखो जब ये ऐसे करके घूम रहा होगा, सपोज करो अभी ऊपर से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही थी वो बेलन के इतने हिस्से को टच कर रही हैं, मतलब इतने हिस्से से गुजर रही हैं। बाकी इधर वाली साइड बेलन की, पीछे वाली साइड, नीचे वाली साइड, इनसे होकर अभी तक कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, केवल इस भाग से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। लेकिन बेलन तो घूम रहा है क्योंकि पहिया घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद जो साइड, जो सतह ऊपर थी बेलन की, क्या वो सामने चली जाएगी, और जो मेरी तरफ, जो पीछे की तरफ थी, वो पीछे से ऊपर की तरफ आ जाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो अपनी जगह पर है ही हैं। इसका मतलब अभी इतनी जगह में से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, वो वाली जगह तो आ गई यहाँ, और जिस जगह में से होकर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही थी वो आ गई ऊपर। कहने का मतलब जिस सतह से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी वो यहाँ आने की वजह से उससे गुजरने वाला फ्लक्स अब हो गया जीरो। यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा था, जब सतह यहाँ थी, सतह यहाँ पहुँची तो फ्लक्स जीरो, और जिस सतह से अभी तक कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा था वो सतह ऊपर आ गई है, तो अब उससे फ्लक्स गुजरने लग गया है। यानी कि पहले फ्लक्स था फाई, अब जीरो, और जहाँ पहले जीरो था उससे कोई ना कोई फ्लक्स फाई गुजरने लग गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बेलन की अलग अलग सतहों से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और लगातार परिवर्तन होने की वजह से इस धातु के बेलन में फिर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और लेंज के नियम के अनुसार ये भंवर धाराएं उसी कारण का फिर विरोध करने लग जाती हैं जिससे ये उत्पन्न हो रही थी। अब सोचो ये भंवर धाराएं किसकी वजह से उत्पन्न हुई हैं? अगर बेलन नहीं घूम रहा होता तो जो सतह ऊपर है वो ऊपर ही बनी रहती, जो इधर है वो इधर ही रहती, जो मेरी तरफ है वो उधर ही बनी रहती। यानी कि किसी भी सतह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता ही नहीं। अभी जब घूम रहा था तो इस सतह से गुजर रही थी, अब नहीं गुजर रही। मेरी तरफ वाली जो सतह थी उससे नहीं गुजर रही थी रेखाएं, अब गुजरने लग गई हैं। तो घूमने की वजह से परिवर्तन हुआ फ्लक्स में, और तो उससे जो भंवर धाराएं बनेंगी वो अब इसके घूमने का ही विरोध करने लग जाएंगी। और घूमने के विरोध का मतलब हो गया कि अब इस पहिए पर, क्योंकि इस बेलन के घूमने का विरोध हो रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली इस पहिए के घूमने का विरोध हो रहा है, क्योंकि बेलन इस पहिए के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई इस बेलन को घूमने से रोक रहा है, इसका मतलब वो पहिए को भी घूमने से रोक रहा है। तो कहने का मतलब पहिए पर अब एक अवमंदक बल आरोपित हो गया, एक डैम्प्ड फोर्स इस पर आरोपित हो गया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड लगातार कम होने लग जाएगी। जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम में होता है कि पहिए पर एक विरोधी बल, एक अवमंदन बल लगाते हैं, वो अवमंदन बल अब यहाँ इस तरह से लग रहा है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई घर्षण भी नहीं हो रहा, तो कोई टूट फूट भी नहीं होने वाली है ना। अब तीसरा पॉइंट है इंडक्शन फर्नेस, यानी कि प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी का यूज किया जाता है बड़े स्केल पर, है ना। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं धातुओं को पिघलाने में, या फिर धातुओं से अयस्क प्राप्त करने के लिए। अब जैसे धातुओं को पिघलाने का एक तो हमारे पास वही पारंपरिक तरीका है कि हम आग जला के किसी भी धातु को गर्म करेंगे, जब उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर निकल जाएगा तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या धुआं वुआं होगा तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये वाला जो तरीका है धातुओं को पिघलाने का, प्रेरण भट्टी, ये एकदम साफ़ सुथरा तरीका है, इसमें कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं, कोई किसी प्रकार का धुआं नहीं होगा। अब इसमें हम करते क्या है कि जिस धातु को पिघलाना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक धातु का टुकड़ा है कोई भी, और मैं इसको मेल्ट करना चाहता हूँ, पिघलाना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च, बहुत ज़्यादा प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र है। और दूसरी बात, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है परिवर्ती है, मतलब चेंज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आवृत्ति के साथ में चेंज हो रहा है, यानी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, और बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हम उस धातु के टुकड़े को रख देते हैं जिसको पिघलाना होता है। अब होगा क्या कि ये वाला धातु का टुकड़ा एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल है, और बहुत तेज़ी से उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, परिवर्तित बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है, 1 सेकंड में 1000 बार, 10,000 बार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होगी,
और परिवर्तन की दर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें बहुत प्रबल मात्रा में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, फैराडे का नियम। और जब प्रबल विद्युत वाहक बल इस धातु के टुकड़े में प्रेरित होगा तो इसमें जो भंवर धाराएं बनेंगी इस विद्युत वाहक बल की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल होंगी। और भंवर धाराएं जितनी ज़्यादा प्रबल होती हैं उनके कारण ऊष्मा के रूप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की हानि होती है। तो इन शक्तिशाली भंवर धाराओं की वजह से इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है उसी धातु के टुकड़े में। और उस ऊष्मा की वजह से इस धातु के टुकड़े का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है और जैसे ही वो टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, गलनांक के बराबर हो जाता है, अब ये धातु का जो टुकड़ा है वो पिघलने लग जाता है। तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जैसे कि आग जला के हम पदार्थों को गर्म करते। और जब इस तरह की कोई हमें व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी अपशिष्ट नहीं बनने वाला है ना, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ बाद में नहीं बचने वाला है जैसे कि लकड़ी को, कोयले को जलाने के बाद में बचता था। कोई किसी प्रकार का धूम्रपान, कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो ये एक साफ़ सुथरी टेक्निक होगी धातुओं को पिघलाने की। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे डायथर्मी यानी कि ऊष्मा पार्य उपचार। इस विधि का यूज किया जाता है अक्सर मेडिकल क्षेत्र में शरीर के किसी आंतरिक भाग की सिकाई करने में, क्योंकि शरीर के बाहरी भागों की सिकाई करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि मान लो हमने प्लास्टिक की थैलियों में गर्म पानी भरा और अब उस गर्म पानी से भरी हुई प्लास्टिक की थैली को हम उस भाग के संपर्क में ले आएंगे जिसको हम सेकना चाहते हैं। तो बाहरी भागों की सिकाई तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर के किसी आंतरिक भाग की, किसी टिश्यू की, किसी ऊतक की अगर हमें सिकाई करनी है तो उसके लिए फिर हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर किसी आंतरिक भाग या किसी भी ऊतक की सिकाई करनी है तो मैं क्या करूँगा कि कैसे भी करके उस ऊतक में भंवर धाराएं उत्पन्न करवा दूँ। तो जब भंवर धाराएं किसी भी आंतरिक भाग में या किसी टिश्यू में प्रेरित हो जाएंगी तो उनकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी और फिर ऊष्मा अपना काम करेगी, यानी कि उस ऊतक का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा जिसको हम सेकना चाहते थे। तो हम इस विधि का यूज करते हैं ताकि किसी और भाग को गर्म किए बिना पर्टिकुलर उस भाग को, उस ऊतक को गर्म किया जा सके, उसकी सिकाई की जा सके जिसकी हम सिकाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे हाथ के अंदर के भाग की हमें सिकाई करनी है, किसी ऊतक की सिकाई करनी है, तो अपने हाथ पर तांबे के तार की एक कुंडली लपेट दी कई सारे फेरों के रूप में, और फिर उस कुंडली में हमने AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करवाई। अच्छा, वो जो कुंडली इस हाथ पर लपेटी गई है वो भी विद्युत रोधी फेरों के रूप में, यानी कि उस तार पर या तो हमने कुचालक पदार्थ की वार्निश कर रखी है पहले से, या फिर उस पर रबड़ का कोई कवर चढ़ा रखा है ताकि तार और हाथ के बीच में कोई वैद्युत संपर्क ना हो। नहीं तो प्रत्यावर्ती धारा जब हाथ के संपर्क में यानी शरीर के संपर्क में आएगी तो उस भाग को ही डैमेज कर देगी। तो इसलिए विद्युत रोधी फेरों के रूप में हमने उसको लपेट रखा है और फिर उसमें हमने धारा प्रवाहित करवाई है, और वो भी प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा जब उस कुंडली में प्रवाहित होगी तो हमें पता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इस प्रकार की धारा जिसके परिमाण और दिशा में लगातार बहुत जल्दी से चेंज होता रहता है। तो इस तरह से जब उसमें धारा प्रवाहित होगी कुंडली में तो उसके अंदर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने का मतलब कि किसी ऊतक से, आंतरिक भाग से जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी जो टिश्यू है इस तरह से, उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इस टिश्यू में, इस ऊतक में भंवर धाराएं प्रेरित हो जाएंगी और उन भंवर धाराओं की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाएगी, जिससे कि हम जिस पदार्थ को या जिस ऊतक को सेकना चाहते थे उसकी सिकाई स्टार्ट हो जाएगी। या तो हम ऐसा करें कि तार लपेट लें, या फिर अलग से कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि वो इस ऊतक में इस तरह की भंवर धाराएं प्रेरित कर सके, यानी अलग से हम इस तरह का कोई भी एक उपकरण बना सकते हैं जो उस ऊतक से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करता रहे। तो उसकी वजह से भंवर धाराएं प्रेरित हो जाएंगी और भंवर धाराओं की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाएगी।